सभी विद्यार्थियों मित्रों और सभी को नमस्कार। और आप सभी का हमारे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे, हम प्रतिहार वंश की श्रृंखला चला रहे हैं इस समय, जिसमें हम मिहिर भोज नामक शासक के बारे में पढ़ेंगे। मिहिर का अर्थ होता है सूर्य, अर्थात इस वंश में यह सूर्य की तरह चमकने वाला प्रशासक है या राजा है, जिसने प्रतिहार वंश को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और उसके बहुत सारे अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं। उसकी तारीख है 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक उसने शासन किया कन्नौज पर। कन्नौज उसकी राजधानी थी। और अभिलेख इनके हैं वाराह ताम्रपत्र अभिलेख, दौलतपुर अभिलेख, देवगढ़ जैन स्तंभ लेख, ग्वालियर के 2 अभिलेख और ग्वालियर की ही सागर ताल प्रशस्ति तथा भावनगर अभिलेख और ऊना अभिलेख, चाटसू अभिलेख, आहार अभिलेख, पेहिया अभिलेख और दिल्ली अभिलेख, यानी लगभग 1 दर्जन के करीब अभिलेख हमको दिखाई पड़ते हैं, जिससे जिन्होंने मिहिर भोज की प्रशस्ति को गाया है या उसकी प्रशंसा की गई इसमें। ठीक है, यहाँ पर कुछ उनके पॉइंट्स भी हैं जिनके आधार पर हम उसके साम्राज्य के, उसके प्रशासन को देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें उसके प्रशासन का संगठन है, उसका साम्राज्य विस्तार है और पालों से युद्ध और राष्ट्रकूटों से युद्ध। आपको हम बता चुके हैं कि एक त्रिकोण बना हुआ था इस समय भारतवर्ष में, जिसमें दक्षिण से तो राष्ट्रकूट राजा आते थे, पश्चिम में प्रतिहार और पश्चिम और मध्य भारत में प्रतिहार वंश का शासन था और पूर्व की तरफ गौड़ अथवा बंगाल का शासन था। तो ये तीनों आपस में युद्ध उस समय करते रहते थे। और इसकी नागभट्ट की अंततः मिहिर भोज की अंततः उपलब्धियां क्या थी, ये सब हम आज देखेंगे इनके बारे में। तो नागभट्ट द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी ये कौन है? मिहिर भोज। ठीक है, उनकी रानी इष्टा देवी से, इसकी माता का नाम था इष्टा देवी, से उत्पन्न पुत्र राम, ये नागभट्ट का पोता है, पुत्र नहीं है पोता है। तो इनके पुत्र हुआ रामभद्र, जो एक साधारण राजा था, और रामभद्र की रानी अप्पा देवी से उत्पन्न पुत्र मिहिर भोज उसका उत्तराधिकारी हुआ। वह प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महान शासक माना जाता है और वह अंधकार रूपी अवस्था को मिटाने वाला सूर्य था। अपने वंश में वो सूर्य के समान चमक रहा था तथा डूबती हुई पृथ्वी की रक्षा करने वाला, अर्थात जो क्षेत्र, जो भूमि प्रतिहारों के हाथ से निकल रही थी, ऐसी पृथ्वी की रक्षा करने वाला वो विष्णु के समान आदि वाराह था, ऐसा माना जाता है। ग्वालियर अभिलेख में उसे बहुत सारे विरुद्धों से, अर्थात बहुत सारे टाइटल से नवाजा गया है, सजाया गया है, जिसमें मिहिर भोज कहा गया है कि मिहिर भोज ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख से में उसे आदिवाराह और दौलतपुर अभिलेख में उसे प्रभास कहा गया। प्रभास अर्थात चमकने वाला, जो अपनी चमक से दुनिया को आकर्षित कर लेता है, ऐसा आभास देने वाला प्रभास, एक ग्लो करने वाला राजा था अपने वंश में। वो प्रभावक चरित्र उसे पिता का हत्यारा कहता है, किंतु अन्य कोई भी साक्ष्य उसे हत्यारा नहीं बताता। ये एक जैन ग्रंथ है जिसमें कहा गया है ऐसा, लेकिन अन्य कोई भी अभिलेख ऐसा कुछ भी नहीं कहता इसके बारे में। ठीक है, मिहिर भोज के इतिहास पर अभिलेखों और साहित्य से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और मैंने आपको बता दिए हैं कि अभिलेखों के नाम 1 दर्जन के आसपास हैं, जो उसके प्रशासन की या उसके कार्यों की, उसके सुकार्यों की गवाही देते हैं। साहित्यिक साक्ष्यों में कल्हड़ की राजतरंगिणी और अरब सौदागर सुलेमान का विवरण भी माना जाता है कि उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। अब इनके प्रशासन का अगर हम संगठन देखें तो वराह अभिलेख से ज्ञात होता है कि भोज ने सर्वप्रथम अपनी सीमाओं की सुरक्षा और प्रशासन को सुदृढ़ किया। उसने कान्यकुब्ज भुक्ति अर्थात प्रांत या प्रदेश, कान्यकुब्ज प्रांत के या प्रदेश के कालंजर मंडल के उदुम्बर विषय का अर्थ होता है जिला, उदुम्बर जिला के बलाका ग्रहार के उस दान को फिर से जारी किया जो सर्वप्रथम सर्ववर्मन द्वारा जारी किया गया था, पहले कभी। नागभट्ट द्वितीय के समय उसे पुनर्स्वीकृत किया गया था, किंतु रामभद्र के अर्थात उसके पिता के शासनकाल में इसमें विघ्न पड़ गया था इस दान के देने में, और व्यवहारी नामक अधिकारी के लापरवाही के कारण यह दान देना बंद हो गया था, जो नागभट्ट ने उसे पुनः बलाकाग्रहार नामक दान को प्रारंभ करवाया। ठीक है, अब
843 ईस्वी का दौलतपुर अभिलेख भी इसी प्रकार की सूचना देता है। इसके अनुसार डेंडवाल विषय के शिवग्राम का दान पत्र जो सर्वप्रथम वत्सराज द्वारा दान किया गया था, जारी किया गया था, उसको जो नागभट्ट द्वारा पुनः स्वीकृत किया गया और रामभद्र के समय में जो बाधित हुआ था उसे मिहिर भोज ने पुनः चालू करवा दिया। अर्थात वो जो दान राजा दिया करते थे उसके पिता के समय में बंद हो गए थे या बाधित हो गए थे, उन सभी दानों को उसने वापस फिर से स्टार्ट करवाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं भोज का साम्राज्य विस्तार। मिहिर भोज के सैनिक अभियानों तथा सत्ता के विस्तार का क्रम जानने के लिए साक्ष्यों का अभाव है, पर उसके और उसके सामंतों के अभिलेखों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कुछ अवश्य। जैसे ग्वालियर प्रशस्ति का कहना है कि अगस्त ऋषि ने तो मात्र एक पर्वत विंध्य की वृद्धि को रोका था, लेकिन भोज ने अपने राजाओं पर आक्रमण कर शासन किया, जो भोज की शक्ति के विस्तार का प्रमाण है। यह ध्यान देने योग्य बात है, ये भोज यहाँ पर मिहिर भोज है। ठीक है, इसी तरह 1177 ईस्वी के कहल अभिलेख से ज्ञात होता है कि उत्तर पूर्व में भोज का प्रभाव हिमालय की तलहटियों तक था। इसके अनुसार देव के नवे पूर्वज कलचुरी वंश के गुणाम बोधि देव ने भोज से कुछ भूमि प्राप्त की थी और साथ ही उसके द्वारा गौड़ राज की लक्ष्मी के हरण का भी उल्लेख हुआ है। गौड़ राज कौन है? बंगाल के शासक धर्मपाल। तो यहाँ पे बालादित्य के 400 अभिलेख से भोज द्वारा उत्तरी भारत की विजय का भी ज्ञान होता है। 400 अभिलेख जयपुर जिले में है, जिसमें गुहिल वंशी हर्षराज ने एक सामंत के रूप में उत्तरी दिशा के सब राजाओं को जीतकर भक्तिपूर्वक भोजराज को घोड़ों की भेंट प्रदान की थी। अर्थात उसके सामंत ही इतने शक्तिशाली थे, चारों तरफ से उसको जीतकर तुरंत उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेजते रहते थे। और इस आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तरी पूर्वी राजपूताने पर भी भोज का अधिकार निर्विवाद रूप से था। 882 ईस्वी का एक पेहवा अभिलेख है जो कहता है कि उत्तर पश्चिम में पूर्वी पंजाब कहाँ, जहां आजकल करनाल जिला है, तक भोज के साम्राज्य की सूचना देता है। यह अभिलेख भोज के शासनकाल में घोड़ों के व्यापारियों द्वारा मंदिरों को दान दिए जाने वाले और धन के लिए क्रय विक्रय पर लगाए जाने वाले कर संबंधी एक समझौते का उल्लेख करता है। दिल्ली में पुराने किले के आसपास से उपलब्ध एक खंडित लेख प्राप्त होता है जिसके अनुसार दिल्ली पर भोज का अधिकार प्रकट होता है। कल्हण की राजतरंगिणी में भी ये लिखा है कि अधिराज भोजराज ने उत्तरी पंजाब के थकियक वंश के किसी राजा को से थोड़ी भूमि हस्तगत करके, थकियक वंश के राजा से थोड़ी भूमि लेकर के उसे प्रतिहारी बनने के लिए विवश किया, अर्थात अपना द्वारपाल उसको बनाया। बाद में इस भूमि को शंकर वर्मा ने थकियक राज को पुनः वापस दिला दिया। ठीक है, और इसी प्रकार 946 ईस्वी का दक्षिण राजपूताना का एक अभिलेख जो महेंद्रपाल द्वितीय, इसी वंश के एक शासक हैं महेंद्रपाल द्वितीय, जो इनके वंशज हैं, इनके समय का एक प्राप्त हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि वहां का चाहमान वंशी राजा भोजराज के लिए प्रसन्नता का स्रोत था। अर्थात चाहमान इनके सामंत थे। यह राजा गोविंद देव था। पश्चिम में भोज का साम्राज्य सौराष्ट्र और काठियावाड़ तक था, जिसका ज्ञान स्कंद पुराण के प्रभास खंड के अंतर्गत वस्त्रापथ महात्म से ज्ञात होता है। इसी तरह डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का मिहिर भोज के विषय में कथन है कि भोज ने वस्त्रापथ के रैवतक पर्वत क्षेत्र में एक वनपाल कौन होता है? जंगलों का अधिकारी नियुक्त किया था और कुछ सेना भी छोड़ रखी थी। महेंद्रपाल के ऊणा अभिलेख से ज्ञात होता है कि कच्छ, ये देखिए ऊणा अभिलेख है, इसमें कच्छ और काठियावाड़ के क्षेत्र प्रतिहार साम्राज्य में शामिल थे। अब इनका ये आता है पालों से युद्ध। पाल कौन है? बंगाल के शासक। इनसे एक तो इनका देखिए राजपूतों से युद्ध है और दूसरा पालों से युद्ध है। तो पाल शासक अब धर्मपाल का पुत्र देवपाल इस समय तक राजगद्दी पर बैठ चुका था, गौड़ नरेश हो चुका था, बंगाल का शासक। ठीक है, देवपाल भोज का समकालीन था। भोज और देवपाल के संघर्ष में कौन विजयी हुआ यह निश्चित करना कठिन है, क्योंकि दोनों से संबंधित अभिलेख अपनी अपनी विजय का दावा करते हैं। जैसे ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया
कि जिस लक्ष्मी ने धर्मपाल के पुत्र देवपाल का वरण किया था वह बाद में भोज की पुनर्भू हो गई। पुनर्भू अर्थात दूसरा पति करने वाली, दोबारा से उसकी हो गई, इसकी मेहर भोज की। ठीक है। इसके विपरीत नारायण पाल का बदल अभिलेख, जो बंगाल के गौड़ों का अभिलेख है, पाल शासकों का अभिलेख है, तो उसका बदल अभिलेख कहता है कि देवपाल ने गुर्जर नाथ के दर्प को चूर कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर इस स्थिति में दोनों ही अपनी अपनी विजय का दावा करते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि दोनों के अभिलेखों को यदि हम सही मान लें तो ऐसा है कि प्रारंभिक वर्षों में देवपाल से भोज की पहली मुठभेड़ हुई और तथा दूसरा युद्ध देवपाल के शासन के अंतिम दिनों में हुआ। संभवतः इसी संघर्ष का उल्लेख सूर्यदेव के कहल अभिलेख में हुआ है कि भोज से भूमि प्राप्त करने वाले कलचुरी सामंत गुणाम्बोधि देव ने गौड़ राज की लक्ष्मी का हरण कर लिया। अर्थात अंतिम विजय प्रतिहारों की होती है, मेहर भोज की होती है यहाँ पर। ठीक है। अब इनका युद्ध आता है राष्ट्रकूटों से युद्ध। मिहिर भोज के समय में अमोघ वर्ष और कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूट नरेश थे, परंतु ये शांतिप्रिय और निर्बल शासक थे। अतः परिस्थिति का लाभ उठाकर भोज ने उत्तरी पश्चिमी भारत और मध्य भारत, उज्जैन तथा राजपूताना के क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और नर्मदा नदी तक अपना शासन क्षेत्र बढ़ा लिया। उसने अपने राज्य को नर्मदा नदी के किनारे तक बढ़ा लिया और मान्यखेट और गुजरात के राजपूतों से भोज की पुरानी शत्रुता थी। यहाँ पे मान्यखेट राजधानी है राजपूतों की और ये आपका गुजरात में भी कुछ राजपूत वंश राज्य किया करते थे, तो उनसे सबसे राजपूतों से इनकी हमेशा ही शत्रुता रही। तो भोज ने उत्तरी भारत में अपनी स्थिति को दृढ़ करने के पश्चात राजपूतों पर आक्रमण कर दिया। अभी तक राजपूत आक्रमण किया करते थे ऊपर आके, उत्तर की तरफ आकर दक्षिण से, लेकिन इस बार मिहिर भोज ने राजपूतों पर आक्रमण किया। ये विशेष बात है, परंतु वह सफल नहीं हुआ। राष्ट्रकूट ध्रुव द्वितीय ने उसे पराजित किया और यह युद्ध 867 ईस्वी के पूर्व लड़ा गया होगा, ऐसा विद्वानों का कहना है। राजपूतों और भोज का युद्ध कई वर्षों तक चला। कभी राजपूतों को सफलता मिलती और कभी भोज को सफलता मिलती, अर्थात अंतिम विजय किसकी हुई है ठीक से पता नहीं चल सकता। ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भोज के शासन काल में उसकी जो उपलब्धियां हैं बहुत, उसके साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार हुआ। ठीक है। मोटे तौर से उसका साम्राज्य अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम में सतलज नदी तक, उत्तर में हिमालय की घाटियों तक, पूर्व में पाल साम्राज्य की सीमाओं तक, दक्षिण पूर्व में बुंदेलखंड तक और वत्स की सीमाओं तक, और दक्षिण पश्चिम में नर्मदा नदी और पश्चिम में सौराष्ट्र तक उसका अर्थात गुजरात तक उसका विस्तृत था राज्य, और पश्चिम में राजपूताना का एक बड़ा भाग उसके साम्राज्य में सम्मिलित था। ये तो उसकी उपलब्धियां थी। तो मिहिर भोज ने पश्चिम दिशा से आक्रमण करने वाले अरब आक्रमणकारियों का डटकर सामना किया और अपने वंश के प्रतिहार नाम को सार्थक किया। ये बहुत विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं कि इसी समय से हमारे यहाँ उसके पूर्व से ही, पहले से ही अरबों के आक्रमण सदैव होते रहते थे, लेकिन प्रतिहार वंश के शासकों ने हमेशा वीरतापूर्वक लड़ाई करके और उनको भारत से खदेड़ने का काम करते रहे, डटकर सामना किया। और जैसे उसके नाम के आगे मिहिर अर्थात सूर्य लगा है, उसने अपने नाम को सार्थक किया। यहाँ पर तो अरब यात्री सुलेमान ने भी उसकी विशाल सेना और शासन की योग्यता का वर्णन किया है। ठीक है। तो डॉक्टर राय चौधरी का कथन है कि जीवन के अंतिम काल में मिहिर भोज ने शासन कार्य अपने पुत्र को सौंप दिया और कुछ काल के लिए तीर्थ यात्रा को चल पड़ा। उसके सिक्कों और अभिलेखों में उसके लिए प्रयुक्त आदि वाराह उसका विरुद्ध है या टाइटल है, जो प्रकट करता है कि वह वराहावतार की भांति भारत भूमि को अरबों से मुक्त कराना अपना पुनीत कर्तव्य समझता था कि हमारे देश पर, भारत भूमि पर बाहर के आक्रमणकारी, अरब आदि आक्रमणकारी जो समय आ रहे थे वो बिल्कुल न आने पाए, यह उसका उद्देश्य था। ठीक है। उसकी मुद्राओं का सूर्य चक्र उसके चक्रवर्तित्व का द्योतक है। उसने अपनी मुद्राएं जारी करवाई जिसमें उसमें सूर्य के चक्र को उसने निशान बनाया, उसने लगवाया, जो उसके चक्रवर्तित्व अर्थात वो एक सम्राट की तरह, चक्रवर्ती सम्राट की तरह शासन कर रहा था। ठीक है। उसके द्वारा स्थापित राज्य गुप्तों और हर्ष से कहीं भी कम नहीं था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध वह एक दीवार की तरह खड़ा रहा और अपने देश की रक्षा करता रहा। ठीक है।
इस कार्य को उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक पवित्र उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ा इस कार्य को, कि हमारे उत्तराधिकारी जो भी आए वो भी यही कार्य करते हैं और अपने देश की रक्षा जान देकर भी करते रहे। तो पहेवा प्रशस्ति के अनुसार 885 ईस्वी के लगभग मिहिर भोज के मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक महान शासक का उदय और सम्मान पूर्वक उसका अंत भी होता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।